हेलो एवरीवन, मिशन केवीएस पेडागोजी सीरीज़ का ये 5वां वीडियो जिसका टॉपिक रहने वाला है करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, जिसका अर्थ होता है कि पाठ्यचर्या और समावेशी एक कक्षा। तो मैं इसके पहले बता दूं कि हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ की बाकी जो वीडियो हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और हम पैरेलल कंटिन्यू 2 सीरीज चला रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट टॉक वाली वीडियो और एक एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो। तो ये दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एमसीक्यू सीरीज़ के द्वारा अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस की असेसमेंट कर सकते हैं खुद का, और कॉन्सेप्ट टॉक वीडियो के अंतर्गत आप उस कॉन्सेप्ट में पकड़ बना सकते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट वाले आपके क्वेश्चंस एकदम सही जाएंगे आपके केवीएस एग्ज़ाम के टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। करिकुलम होता है पाठ्यचर्या, आपको पता होगा, एक सिलेबस और करिकुलम। सिलेबस ओनली टेक्स्ट बुक जो बुक होती है उस पर आधारित होता है, और जो करिकुलम होता है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके सभी प्रकार के जो विकास है सर्वांगीण, उस पर डिपेंड करता है, उस पर आधारित रहता है। तो क्या है कि कंपोनेंट क्या नहीं है करिकुलम का, तो ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम्स है, असेसमेंट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, या डिज़ाइन है। तो पहला क्या है कि जो लक्ष्य होते हैं लर्निंग आउटकम्स वो है, दूसरा है मूल्यांकन, तो ये तो है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो शिक्षण अधिगम जो क्रिया होती है वो, तो ये तीनों तो हैं। लेकिन पूछा क्या है, क्या कंपोनेंट नहीं है, तो डिज़ाइन जो है ये कंपोनेंट नहीं है पाठ्यचर्या का, करिकुलम का। तो ये उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वर फॉर्मुलेटेड इन द ईयर्स। तो कौन से वर्षों में एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आई है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर है बी, 1968 एंड 86। इसे याद करने का भी आसान तरीका है, 68 और 86 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट नंबर हो जाते हैं, 8 पहले आ जाता है 6 बाद में। और थर्ड वाली आपको पता होगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 है, याद रखना है आपको। तो अभी तक कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है इंडिया में, 1968 में, 1986 में और 2020 पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम डू नॉट इंक्लूड। तो करिकुलम जो होता है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, शायद ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, उसी से रिलेटेड है। सिलेबस और टेक्स्ट बुक, हमारा जो किताबें हैं और उसका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। टीचिंग स्ट्रेटजी है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ टीचर्स, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो जो करिकुलम होता है उसमें सिलेबस टेक्स्ट बुक तो रहता ही है, जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती हैं वो रहती हैं, और असेसमेंट मतलब मूल्यांकन और असेसमेंट, ये दोनों चीज़ें रहती हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट और ट्रांसफ़र टीचर्स ये कहीं ना कहीं पाठ्यचर्या में बिल्कुल भी नहीं होता है मेंशन, ये एक अलग चीज़ हो जाती है। ये रिक्रूटमेंट और ट्रांसफ़र अलग एक उसके द्वारा किया जाता है, विभाग के द्वारा किया जाता है। स्कूल करिकुलम रिफ्लेक्ट्स कल्चर ऑफ। स्कूल का जो करिकुलम है वो किसके कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है, घर के, सोसाइटी के, स्कूल के, लोकेलिटी के, तो समाज के। क्योंकि एक जो करिकुलम एक एक व्यापक चीज़ हो जाती है और सिलेबस एक संकुचित रूप हो जाता है जो टेक्स्ट बुक तक सीमित होता है, और करिकुलम एक व्यापक रूप है उसका। आगे देखते हैं, सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वॉज फॉर्म्यूलेटेड इन। यदि आपने इसका पहले वाला वीडियो क्वेश्चन देखा है तो आपसे ये बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा कि फर्स्ट जो थी वो 1968 पे थी, सेकंड जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 पर थी, और जो लेटेस्ट जो है वो 2020 है। तो क्या पूछा है, सेकंड, तो सेकंड का मतलब ये वाली, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1986। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE। तो आपको सीधे RTE से तुरंत आपको याद आ जाता है कि राइट टू एजुकेशन जो है शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य, मतलब कि फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा होती है इन नेबरहुड स्कूल। तो ये पूछा है कि इनमें से क्या सही है, किन के लिए है ये। तो इसके लिए एलिमिनेट मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं कि 5 से 14 तो बिल्कुल नहीं होगा, 6 से 14 है। और मैं बता दूं कि
टिल द कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज का क्राइटेरिया है कि 6 से 14 वर्ष ही उसमें शामिल है। अब कन्फ्यूजन आता है दो में, बिटवीन द 6 to 14 टिल द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो मैं बताऊं, प्राइमरी एजुकेशन जो कहलाती है वो प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है, और एलिमेंट्री एजुकेशन वो कहलाती है 5th क्लास तक। जनरली हम बोलने में ज़रूर यूज़ कर देते हैं कि प्राइमरी। आपने देखा होगा एक डिप्लोमा होता है DLED, जिसका क्या नाम होता है फुल फॉर्म, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर एलिमेंट्री का मतलब होता है कक्षा 5वीं तक, जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को पढ़ाने के लिए होता है, बच्चों को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कब तक, जब तक वो एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा नहीं कर सकते। और यदि बच्चा बड़ा हो गया, 15-16 का है, और वो एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं पूरा करते हैं, तो उनके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें एज भी एक क्राइटेरिया हो जाता है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन। इफ़ अ स्टेट एडॉप्ट टेक्स्ट बुक डेवलप्ड बाय द NCERT देन टीचर ऑफ दिस स्टेट नीड टू फोकस ऑन। यदि किसी राज्य में NCERT की बुक जो है डेवलप की जाती हैं, अडॉप्ट करी जाती हैं, तो टीचर्स के लिए किस में फोकस करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि हाल ही में जैसे मध्य प्रदेश में भी साइंस की, मैथ की बुक अडॉप्ट करी गई हैं NCERT की, तो टीचर को किस पे फोकस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन है आपके, जो फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक एज दे आर, जो टेक्स्ट बुक उनके पास हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा, पुरानी टेक्स्ट बुक पर फोकस करना पड़ेगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम, मूल्यांकन पर फोकस करना पड़ेगा, एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट एज पर द नीड ऑफ चिल्ड्रन इन द स्टेट। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन मतलब होता है प्रासंगिकता, कि उस स्टेट के बच्चों के लिए प्रासंगिक है वो टॉपिक या नहीं। टॉपिक तो होंगे ही प्रासंगिक, लेकिन उसमें दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि NCERT ऑल इंडिया के लिए बनाई गई है, लेकिन स्टेट में हम उसे लागू करते हैं, तो उसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे और कुछ एक्टिविटी टीचर को खुद से उसमें लानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है कि प्रासंगिकता को देखना पड़ेगा उस स्टेट में। आगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है प्रपोज टू चेंज एग्जिटिंग डिज़ाइन ऑफ स्कूल फ्रॉम 10+2। 10+2 को किससे, अभी जो 10+2 का मॉडल चल रहा है ना, 10th क्लास और 12th तक का, अब किसको चेंज, आपको पता होगा यदि आपने पढ़ा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो उसमें 5+3+3+4 का मॉडल अपनाया गया है, जहाँ पर 5 क्लास हो जाता है क्लास प्री प्राइमरी जो होता है, प्री प्राइमरी से लेके क्लास 2nd तक। थर्ड जो ये बाकी के दूसरी स्टेज है, ये कहाँ से 3rd से 5th तक। तीसरी स्टेज जो है 6th क्लास से 8th क्लास तक। और ये 4th है, +4 है, ये क्या हो जाता है 9th से लेके 12th तक। इनके नेम भी कई बार पूछे जाते हैं कि प्रारंभिक स्टेज क्या कहलाती है। इसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, इसको मिडिल स्टेज कहते हैं, इसको सीनियर सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। तो मिडिल का मतलब माध्यमिक हो जाता है ना। इसका मतलब प्रिपरेटरी मतलब कि प्रारंभिक हो जाता है, और ये सीनियर हो जाता है क्लास। आगे देखिए, तो 10+2 का मतलब क्या हो जाता है, इसको किससे चेंज किया गया है, लास्ट वाले से। 5+3+3+4 का मॉडल अपनाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल करिकुलम इज डिटरमाइंड बाई। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है उसकी प्रभावशीलता, करिकुलम का मतलब हो जाता है पाठ्यचर्या। तो करिकुलम की जो प्रभाव पड़ रहा है वो किससे हम नापते हैं, किससे मापते हैं। तो आपको पता होगा जब करिकुलम कोई हमने बनाया है, तो करिकुलम किसके लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए। तो बच्चे जितना अच्छा आउटकम देंगे, उनका रिजल्ट निकलेगा, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये करिकुलम बेस्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये नहीं होगा, स्कूल लीडरशिप, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, या टीचर कॉम्पिटेंसी। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा कि स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम से पता करेंगे कि कितना इफेक्टिव करिकुलम है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग फॉर अ स्टूडेंट विद विजुअल डिसेबिलिटी। विजुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो देख नहीं सकते हैं, जिसको उनके लिए, जो देख नहीं सकते हैं उन बच्चों के लिए
जो ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम होता है और जो मोबिलिटी ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन क्या होता है, मैं बता दूं, जब कोई पहली बार बच्चा प्रवेश करता है विद्यालय में तो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, आपने कभी कोचिंग सेंटर में फर्स्ट डे आप जाते हैं उसको भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहेंगे। मोबिलिटी ट्रेनिंग का मतलब होता है गतिशील जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो देख नहीं सकते हैं बच्चे उनके लिए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ऑडियो क्लिप यूज़ करेंगे, स्लेट एंड स्टिलस यूज़ करेंगे। स्टाइलस होता है लेखनी, स्लेट और बर्ती जो होता है उसको हम कहते हैं वो देंगे। टेक्टाइल मैप का मतलब होता है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, छू करके स्पर्श करके हम पता कर सकते हैं लिखी हुई चीज़ें। तो आपको सीधा पता है कि विजुअल जो डिसेबिलिटी चाइल्ड होते हैं उनके लिए एक लिपि जो स्क्रिप्ट है वो बनाई गई है, ब्रेल लिपि, आपने पढ़ा होगा ब्रेल लिपि। तो आप इसका सही आंसर सी हो जाता है कि जो स्पर्श करने वाले मैप है, छू कर पता कर सकते हैं स्कूल बिल्डिंग का, वो उन्हें फील करवाया जाएगा जो विजुअल डिसेबल बच्चे हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और ये वर्बल डिस्क्रिप्शन, वर्बल का मतलब बोल करके बताया जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, इफ़ अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लासरूम, एक बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है, देन इट वुड बी बेनिफिशियल टू, तो इसके लिए लाभदायक होगा कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें एज अ टीचर, प्रोवाइड सम रेफरेंस टू फाइंड आउट द आंसर, उन्हें रेफरेंस दे दें कि आंसर वो खुद ही ढूंढ लें। एडवाइज हिम हर टू मीट आफ्टर क्लास, हमें ये कहना चाहिए कि क्लास के बाद मिलना। इनकरेज टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंटली, उन्हें आंसर को खुद से ढूंढने देना चाहिए या आंसर हमें देना चाहिए। इनकरेज आस्किंग मोर क्वेश्चंस, मतलब कि वो उसकी प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़े, तो इसलिए हमें आंसर देने चाहिए उसके क्वेश्चन के। तो ये एक बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें जो है प्राइमरी मिडिल क्लास का यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि क्लास के आप बाद मिलना। तो आंसर नंबर क्या हो जाता है, सी गलत हो जाता है। खुद से ये बड़ी क्लासों में यूज़ होता है कि आंसर इंडिपेंडेंटली वो उसका निकालें। कुछ रेफरेंस दे दें आंसर के लिए, ये नहीं होगा। तो प्राइमरी जो बच्चे होंगे और मिडिल क्लास में जो होंगे उनके लिए आंसर द क्वेश्चन, हमें आंसर देना है सारे क्वेश्चन का, जिससे वो बच्चे और भी उत्साहित हों अगले क्वेश्चन पूछने के लिए। द रियल एम ऑफ असेसमेंट, जो मूल्यांकन का जो सही लक्ष्य है वो क्या होता है कि आइडेंटिफाई द लैकुना, लैकुना मतलब कमी होती है, लैक से बना है लैकुना, लैकुना इन लर्निंग एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड सपोर्ट, कि असेस मूल्यांकन का ये मीनिंग होता है कि हम कमियां बच्चों की पता करें और जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो हम उसे प्रदान करें, है ना, कि उसके लिए हम अलग से क्लास लें और उसे बताएं कि क्या चीज़ कमी रह गई और कैसे हम उसे पूरा कर सकते हैं। असेसमेंट किस लिए होता है कि टेस्ट एकेडमिक नॉलेज, उसका जानने के लिए नॉलेज, रोट लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए। रोट लर्निंग क्या होता है, रटना, किसी चीज़ के रटने को कहते हैं, रोट लर्निंग कहते हैं। कंडक्ट एग्जामिनेशन सो दैट चिल्ड्रन में प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास, तो इसको देखो पहले हम एलिमिनेट करते हैं आंसर। तो रोट लर्निंग के लिए नहीं है, हम असेसमेंट यूज़ करते हैं। नॉलेज चेक करने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। जो अगली क्लास में सिर्फ भेजने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस ए, कि हमें कमियां जाननी है बच्चे की और उसकी कमियों को दूर करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। और इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस सिद्धांत पर काम करता है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशी जो शिक्षण है, इसका क्या सिद्धांत है, सोशल इक्विटी। अच्छा, यहाँ पर सोशल इक्विटी इक्वालिटी में अंतर होता है, इक्विटी का मतलब होता है समता और इक्वालिटी होता है समानता। तो दोनों में ये अंतर है कि समानता हो गया सबके लिए एक एक समान हमारे रूल, और इक्विटी का मतलब होता है कि समान लोगों के लिए समान नियम और असमान लोगों के लिए असमान नियम। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे कहीं आर्मी की भर्ती होती है तो कुछ आपको जो नागालैंड और जो नेपाल के आसपास के जो राज्य हमारे इंडिया जो लगते हैं उनकी हाइट नेचुरली कम रहती है, तो उनके लिए हाइट का जो क्राइटेरिया कम रख दिया जाता है
तो इसलिए उन असमान लोगों के लिए असमान नियम बनाना, ये आता है सोशल इक्विटी में। सोशल इंटाइटी ये नहीं होगा। तो इसका है वर्ल्ड ब्रदरहुड, जो विश्व का जो भाईचारा है वो भावना बढ़ाने के लिए हमें क्या करते हैं, वो सिद्धांत लगता है किसमें, समावेशी शिक्षण में। क्योंकि आपको पता है होता है कि इंक्लूसिव क्लास एजुकेशन क्या कहलाता है, कि हर तरह के जो बालक हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई रिच फैमिली से, कोई पुअर फैमिली से भी आते हैं, है ना। कोई अलग अलग बुद्धि, कोई बहुत तेज हो रहते हैं, कोई मंदबुद्धि बालक रहते हैं, कोई एवरेज रहते हैं। तो हर तरह के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है, इंक्लूसिव। और जब एक साथ रहेंगे तो एक साथ रहने को ही भाईचारा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड ब्रदरहुड। आगे क्या है कि एनसीएफ के लिए, एनसीएफ आपने पढ़ा होगा लेटेस्ट कौन सा है, 2022 का। इसके पहले 2005 वाला था और अभी लेटेस्ट 2022 का एनसीएफ चल रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर एनसीएफ, कौन सा स्टेटमेंट जो सत्य नहीं है का मतलब असत्य है। कई बार ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि नॉट ट्रू आ जाता है, फॉल्स नहीं पूछेंगे कौन सा फॉल्स है, नॉट ट्रू कि सत्य नहीं है, तो इसका मतलब हमें समझना है कि वो असत्य है। तो एनसीएफ प्रोवाइड गाइडेंस टू द ऑन द कॉन्टेक्स्ट टू बी इंक्लूड इन द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। टिल नाउ एनसीएफ हैव बीन फॉर्मुलेटेड। एनसीएफ डज नॉट हैव implication for higher education and NCF was formulated by the NCERT in the year 2005। तो NCF does not have implication for higher education, ये क्या है, नॉट ट्रू, ये गलत है। हायर एजुकेशन के लिए भी NCF जो है फ्रेमवर्क बनाता है, और ये भी गलत है क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि NCF फॉर्मुलेटेड इन द ईयर, जो लेटेस्ट है वो 2022 का है। तो इसके लिए सी दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, टीचिंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन नेबरहुड स्कूल विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि टीचिंग स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सेक्शन, जो वंचित वर्ग के लोग हैं नेबरहुड में, तो उनके लिए क्या सपोर्ट क्या जाना जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव, इंटीग्रेटेड और स्पेशल एजुकेशन। उनके लिए होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, का मतलब हर तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाना इंटीग्रेटेड कहलाता है। और इंक्लूसिव क्या रहता है उसमें, इंक्लूसिव में क्या होता है कि दिव्यांग बालकों के लिए अलग नहीं रहता है, इसमें सिर्फ अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं और अलग अलग आईक्यू वाले बच्चे रहते हैं। आगे देखते हैं हिडन कैरिकुलम। अच्छा, एक वर्ड रहता है छुपा, हिडन कैरिकुलम, या हिंदी में इसका नाम है प्रच्छन्न पाठचर्या। ये एक ऐसी पाठचर्या है जो एक बनाया नहीं जाता, जैसे करिकुलम बनाया जाता है ना साल भर के लिए, पूरा बनाया जाता है एजुकेशन के लिए, लेकिन ये हिडन कैरिकुलम है जो अपने आप बन जाता है। जैसे क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में हम बताते हैं, लोकतंत्र के बारे में, और स्कूल में पहले से नियम है कि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है बच्चों के बारे में, है ना, कि बच्चे खुल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी का जो नियम है, जो भाव है, वो अपने आप बच्चों में आ जाता है। तो ये करिकुलम का पार्ट नहीं था, लेकिन स्कूल में एक ऐसा माहौल था जिसकी वजह से बच्चा जो है खुद ही इसका सीख गया है ना। तो ये क्या है, इंडिकेट एप्लीकेशन फॉर्मल लर्निंग, तो फॉर्मल लर्निंग है नहीं हिडन करिकुलम। मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मल कोर्स ऑफ स्टडी, इज़ केयरफुली प्लान्ड या इनकरेज लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक नहीं है इसमें, केयरफुली प्लान, ये प्लान नहीं किया जाता। तो ये इसका आंसर बी सही है कि फॉर्मल कोर्स स्टडी का ये पार्ट नहीं है। ठीक है। टू कम्युनिकेट विद अदर्स अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम हेल्प। टू कम्युनिकेट विद अदर, दूसरों से हमें कम्युनिकेट करना है, संचार करना है, तो उसके लिए वैकल्पिक कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से हेल्प करता है। तो मैं बता दूं, जो अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम क्या कहलाते हैं, जिसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे रोड में आपने साइन देखे होंगे ट्रैफिक के, कि ग्रीन लाइट रहती है, रेड लाइट रहती है और येलो लाइट रहती है, तो वो बिना बोले ही कम्युनिकेशन हो जाता है ना, ये हमें पता चल जाता है, जानकारी मिल जाती है। कम्युनिकेशन पता है क्या होता है, जानकारी का एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचना, तो ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। तो ये किसके लिए हेल्प करता है, तो चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए, और दिव्यांग नहीं भी हैं, दोनों के लिए
क्या हैं, ये अल्टरनेटिव वैकल्पिक संचार की जो साधन है वो उपयोगी हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। मैं इसी तरह की आगे भी वीडियो लाता रहूँगा और हमारा जो मिशन KVS पेडागोजी 60/60 का है वो हम इसे पूरा करके रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हम बिल्कुल छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और हम इस पर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि डिटेल वीडियो में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं। एंड यदि अच्छी लगती हो आपकी हमारी वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।